डॉट्स के बीच में. नाउ इफ यू हैव लाइक दिस open, if these two are connected like this, close, ठीक है. तो ये की मतलब क्या है, आप जो आपके घर में स्विचेस है वैसे ही एक्ट करते हो, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का काम करता है. ठीक है. Suppose a current I flows through a conductor of resistor R for time t. So हमारे पास करंट हमने कहाँ से कहाँ फ्लो होता है बताया, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव. तो यहाँ से हमारा करंट फ्लो है. करंट को हम I से डिनोट करते हैं. I flows from positive terminal to negative terminal through the resistor R for time t. टी टाइम के लिए. टी कहाँ पे लिखते हैं? वो इस डायग्राम में नहीं लिखते. ठीक है, इसको बाहर लिखते हैं. टाइम टी के लिए वो आप स्टेटमेंट लिखते हो, लिखना पड़ेगा आपको. टाइम टी के लिए, हाँ, कितने टाइम के लिए मैंने स्विच ऑन किया है, दैट इज टाइम टी. ठीक है, दिया रहेगा तो दिया, नहीं तो फिर आप टी लोगे. When a source of potential difference V is connected across it, we have to find the amount of electrical energy supplied by the source. Energy हमको find करना है. By definition, potential difference is the work done moving a unit charge. So, work needed to move a charge Q through a potential difference V is. Formula है work is equals to V Q. ठीक है. नेक्स्ट पेज. ये है वर्क डन. V इज पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने सेल में अप्लाई किया है. एंड Q क्या होता है? Q क्या होता है? चार्ज. कौन सा चार्ज है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो W इज वर्क डन. V is the potential difference and Q is the charge, electric charge. Unit of work done, work is क्या आ जाएगा? वर्क का यूनिट क्या होता है बताओ? वर्क का यूनिट जूल. जूल्स. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपने टिक मार्क किया. पोटेंशियल एम्पियर. नहीं, एम्पियर इज फॉर करंट. वोल्ट्स. सो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट रहता है. चार्ज का क्या रहता है? चार्ज तो पता है क्या, देखा थोड़ा. चार्ज का यूनिट. चार्ज का यूनिट ये क्या होता है सर? वोल्ट. नहीं, वॉट. मैं प्रॉपर फुल फॉर्म भी लिखूंगा. क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा. फुल फॉर्म ही तो लिखा ही है. W का फुल फॉर्म करंट बोला ना आपने. V का वो पोटेंशियल डिफरेंस, Q का चार्ज, वही लिखा है मैंने. मैं कहाँ पे लिखूं? चार्ज का आपने यूनिट पूछा. मैंने चार्ज Q चार्ज लिखा है ना, उसका यूनिट पूछ रही हूँ मैं. चार्ज का यूनिट एम्पियर तो करंट का होता है. क्यू चार्ज. Q चार्ज होता है, इसके यूनिट्स बताना है आपको. V equals to volts. ऐसा यूनिट इज, इसका तो जूल्स है, इसका वोल्ट है, एंड इसका कूलम, CUOLOMB. CUOLOMB. और इसका सिंबल कैपिटल C से डिनोट करते हैं, कूलम्स. सुना है कूलम? इधर को Q से डिनोट किया है. हाँ, Q वो सिंबल है. Q is the symbol we use for charge. जैसे I is the symbol we use for current, whereas उसका यूनिट क्या है? तो वैसे Q is the symbol we use for charge and its SI unit is coulomb. ठीक है? Now after this we have power. ये रब कर दो, बोलो तो. W equals to V. आपने तो V क्यों लिखा है या फिर Q ही लिखा है? V Q Q V दोनों मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी चलेगा. आपको V Q लिखना है V Q, Q V लिखना है Q, दैट इज फाइन. ठीक है. तो ये क्या होता है? V equals to potential difference, तो उसमें V is potential difference. ओह. जिसका SI यूनिट इज वोल्ट. हाँ,
COLOMB कूलम। स्पेलिंग मैंने गलत ही कही, मुझे पता नहीं, कूलम का स्पेलिंग वही रहेगा मोस्टली। नाउ फर्दर हमने ये वर्क निकाला। I need to find the power, electrical power consumed ना। So पावर का फॉर्मूला क्या होता है बता? किसको पता है? watt वो तो SI यूनिट है। वर्क अपॉन टाइम। Work done per unit time is power. So work upon time. Power equals to work upon time. अब वर्क का फॉर्मूला हमने क्या बोला? Work equals to VQ. अगर मैंने Q is the charge. What is the formula for current? करंट का फॉर्मूला। करंट का पहले मेरे को डेफिनेशन बताओ। WV करंट इज द चार्ज पास्ड थ्रू आयरन पर यूनिट टाइम। सो करंट आप लोग ने अभी बताया, उसके हिसाब से करंट इज चार्ज। चार्ज को हम लोग किस सिंबल से लिखते हैं? कूलम। करंट इज चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम, मतलब नीचे आ जाएगा टाइम, है ना। करंट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर पर यूनिट टाइम, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर दो, ये टी डिवीजन में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? Q is equals to I into T। I into T। अब ये Q का वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल देते हैं हम। So you will get W equals to V as it is हो जाएगा। In place of Q I will put IT। तो W equals to V I T। मतलब V into I into T। ठीक है, तो वर्क की जगह पे अभी यहाँ पे क्या लिख दूंगी? V into I into T डिवाइड बाय टाइम T। टीटी कट हो जाएगा। टी कैंसिल। सो आपका पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? VI। याद कैसे रखोगे? VIP। मैम उसके लिए इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए आपको इतना डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आपको सारे फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल्स करना पड़ सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी लिखना पड़ेगा? याद रखोगे तो बेटर, कि 9th में है ये सब। इसे सीधा लिख सकते पावर का, पावर के करके नीचे क्या आपको वर्क अलग से पूछेंगे क्वेश्चन, वर्क अलग से क्वेश्चन रहेगा, पावर अलग से क्वेश्चन रहेगा, तो फॉर्मूले तो आपको सबको याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट आपका होगा यहां से। वर्क इज इक्वल्स टू VQ। ठीक है, वेयर V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। Q इज द चार्ज। चार्ज का यूनिट है कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे I know the current is what? Rate of flow of charge या flow of charges per unit time. So I is equals to Q upon T. From this I will get Q equals to IT. Substitute the value of Q in this equation. You will get W equals to VIT. VIT W मिलेगा, upon T बाद में आएगा, पावर के लिए है फॉर्मूला। So power equals to VIT upon T। टी कैंसिल हो गया तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा V into I। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट क्या है? आपने करेक्ट बताया था, क्या था? पावर का वर्क अपॉन वॉट, नहीं तो बताया था। ठीक है, तो उसका ऐसा यूनिट आ जाएगा वॉट्स। जब इलेक्ट्रिसिटी घर में आता है तो आपने देखा रहेगा किलोवाट एम्पियर, किलोवाट में दिखाते हैं, क्योंकि हाई एम्पियर करंट का होता है, क्योंकि हमारे घर में हाई करंट आते हैं तो उसके लिए हम लोग किलोवाट में सब फाइन करते हैं। किलो मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻³ के पावर में। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द पावर जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। तो इस वजह से ऊपर से देख लो, ध्यान दे दो, खाली सुन लो। ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम पावर जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट द पावर स्टेशन। जैसे आपके पास, आपने सुना रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, ऐसे सारे जो भी स्टेशन रहते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, बनता है। सुना है ना? देखा किसी ने भी नहीं? नहीं सुना है। सुना नहीं है आपने? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन,
वो टरबाइन रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से डैम में वो टरबाइन घूमता है, हाँ विंड मिल विंड मिल देता है। तो वो विंड पावर से बनता हुआ इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है ना। विंड मिल का होता है, वो विंड एनर्जी से होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से होता है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। थर्मल एनर्जी देता है, वो कोल के स्टीम और इसकी वजह से होता है थर्मल पावर स्टेशन। ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। दैट इज बीइंग एट जनरेटिंग स्टेशन द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट 11 किलोवोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर में 11 किलोवोल्ट का इलेक्ट्रिक स्टेशन में जनरेट होता है। आपको थोड़े देर पहले चैप्टर स्टार्ट होते ही मैंने बताया अपने घर में कौन सा पावर आता है, डीसी डीसी नहीं, आपके सॉकेट्स में एसी आता है। एसी डीसी आपके पास सेल बैटरी जो रहता है उसमें डीसी रहता है। बट इंडियन हाउसहोल्ड में यूजुअली 220 वोल्ट की पावर आता है ना। हाँ, तो 220 वोल्ट का एसी करंट आता है। बट आपने बोला था कि जो 300 पावर नहीं, 220 to 230, हाँ वो थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है ना, इसके लिए एक रेंज दिया गया। ओके ठीक है, सो मोस्टली 220। तो आपका पावर स्टेशन में पावर जनरेटेड इज 11 किलोवोल्ट। किलोवोल्ट मतलब 11,000 वोल्ट। ठीक है, द वोल्टेज जनरेटेड हैज अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। The voltage of the power generated at the generating station is first raised from 11 kilovolt to 132 kilovolt. अब आपको पता है कि पावर जनरेटिंग स्टेशन से फिर ब्रिज स्टेशन में आता है, नहीं बड़ा दूसरा स्टेशन में आता है, फिर वहां से सिटी स्टेशन में आता है, सिटी स्टेशन से आपके ग्रिड स्टेशन से इधर उधर से हर एक अलग अलग सब स्टेशन से होके आपके घर में आता है। हर एक सब स्टेशन में वहां पे या तो बढ़ाते हैं पावर या तो कम करते हैं। अब बढ़ाते क्यों है? What is the need to increase this power? तो अगर मैंने जो जनरेटेड किया 11 किलोवोल्ट उसी में मैंने अगर उसको ट्रांसमिट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा पावर स्टेशन तो कहीं तो इंटीरियर रिमोट एरियाज में रहते हैं, बहुत दूर, वहां से हमारे घर तक आने के लिए ट्रांसमिशन ऑफ पावर लगता है। ट्रांसमिट किसके थ्रू करते हैं? वायर्स के थ्रू। तो जब ये पावर ट्रांसमिट होता है तो वायर में देयर विल बी अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ करंट, लॉस ऑफ पावर बिकॉज ऑफ हीट। जितना ज्यादा करंट पास हो रहा है उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, वायर में भी क्या रहता है? रेजिस्टेंस रहता है। वो रेजिस्टेंस की वजह से, वो रेजिस्टेंस में से करंट पास होते वक्त हीट जनरेट होता है। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल मिसहैप्स को प्रिवेंट करता है, फायर्स वगैरह को, क्योंकि इसका जो पासिंग ऑफ द करंट है वो कम कर देगा, वो स्लो डाउन करता है प्रोसेस को। एक्चुअली आपने नोटिस किया रहेगा कि हर एक इक्विपमेंट का अलग एक सेफ्टी वैल्यू रहता है करंट फ्लोइंग का। उसके ऊपर अगर जाता है तो हीट रेजिस्टेंस उसका हीट ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से वो सब बन जाता है। तो बेसिकली एक्चुअल में अगर आप देखो रेजिस्टेंस होता क्या बताया, मैं अभी बताया नहीं आपको। एक आपके पास कंडक्टिंग वायर का मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, समझो ये वायर का अंदर का पार्ट है, उसके मैंने एकदम मैग्नीफाइड करके दिखाया, इतना ज्यादा तो होता नहीं। तो इसमें क्या होते हैं हमारे पास? एटम्स रहते हैं, एटम्स ऑफ योर कंडक्टिंग वायर। एटम्स में क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव रहते हैं और उसके बाहर हमारे पास रहते हैं नेगेटिव, जिसको मैं डॉट से लिख दूंगा। सो हर एक से एक नंबर तो नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे रहेंगे, राइट? ऐसे n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस और बहुत कुछ रहेंगे, राइट? तो होता क्या है, इनिशियली अगर मैंने इसको सोर्स ऑफ सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रैंडम रहता है, कोई भी डायरेक्शन में मूव होते, एक डायरेक्शन का दूसरे डायरेक्शन के साथ वो कैंसिल ऑफ कर देता है। ठीक है, हमेशा वाइब्रेशन होता ही रहता है इलेक्ट्रॉन एटम्स के इसके अंदर। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे टर्मिनल दे दिया, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल मैंने सेल कनेक्ट कर दिया,
सेल कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडमली मूव हो रहे थे अभी वो थोड़े डिसिप्लिन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैठ गया है स्टिक टीचर, कोई तो बैठ गए, ये मैम बैठ गई है बाजू में। तो हम लोग क्या आज बच्चे अच्छे से एक डिसिप्लिन में फ्लो में, है ना, हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन अब जब ये फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में अटैच्ड है वो तो फ्लो नहीं होंगे, वो तो उधर के उधर ही है, दे आर इमोबाइल। एटम्स में जो है प्रोटॉन तो इमोबाइल है, तो ये आयंस जो रहते हैं पॉजिटिव आयन, इसके साथ ये मूविंग इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड हो जाता है। तो जब आप पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे हैं वो रास्ते में अपने एटम के आयंस के साथ कोलाइड हो जाते हैं। तो कोलाइड अभी मैं चल रही हूँ, अगर समझो पूरा भरा हुआ रेलवे प्लेटफॉर्म है, मैं चल रही, रास्ते में कोई आ गया तो क्या हो जाएगा, मेरा मूवमेंट ब्रेक कर रहा है ना वो, मतलब वो क्या कर रहा है, मुझे मेरे मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहा है। तो रेजिस्ट ये आयंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहा है ये आयंस। रियल में भी होता है हम लोग के साथ, होता है ना, आप चलते चलते कोई आ गया तो आप रुक जाओगे, रुकने के बाद में क्या करोगे, आप उसको थोड़ी ना बोलोगे हटेगा, बोले तो भी वो नहीं हटेगा। जैसे अपने आयंस है वो इमोबाइल है ना, वो इमोबाइल नहीं है लेकिन वो अपना जिद्दी है, वो उधर ही रुका है, तो क्या करोगे आप अपना डायरेक्शन चेंज कर दोगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, लेकिन फिर भी इधर तो अपने टीचर्स बैठे ही है स्ट्रिक्टली, तो वो वापस डायरेक्शन चेंज करने के बाद फिर से अपने डायरेक्शन में आके अलाइन करेगा, फिर से वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल में आने को देखेगा। ऐसे हर बार जाते जाते वो बहुत सारे आयंस के साथ कोलाइड होगा, बहुत बार उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और बहुत बार वापस वो उसी डायरेक्शन में अलाइन भी हो जाएगा। तो दिस इज हाउ रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड फॉर द फ्लो ऑफ करंट। देख रहे हैं ना, आपकी करंट को फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस बन रहा है ये आयंस के साथ, या खाली आयन, इवन दो इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में कोलाइड हो सकते, तब रिपल्शन फोर्स हो जाएगा। तो वो सब जो है दैट इज रेजिस्टेंस। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा वो फास्ट मूव होके उतना ज्यादा वो कोलिजन क्रिएट करेगा, जितना ज्यादा करंट नहीं तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा कोलिजन क्रिएट होगा, तो उतना ज्यादा जब कोलाइड होता है, कुछ भी चीज कोलाइड होता है, रब होता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। पानी पीते कब देखते लगे तो मैच में सो जाऊंगी। तो सुन लो, तो एक पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन में जाने के लिए टू अवॉइड लॉस ऑफ करंट या लॉस के कम करने के लिए हम उसको स्टेप अप करते हैं, एटलीस्ट 132 किलोवोल्ट से बढ़ा देते हैं। ट्रांसमिशन के टाइम पे हम लोग हमेशा बढ़ा देंगे जब ट्रांसमिट करना होता है, लेकिन हमारे घर में हमको क्या चाहिए, कम करंट चाहिए। हमारे घर से पहले समझो कोई डिपार्टमेंटल स्टोर या कोई कंपनी से या फिर कोई इंडस्ट्री से, स्मॉल इंडस्ट्री, तो उन लोग को अपने घर से कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा हैवी मशीन से उनके पास, तो उन लोग को थोड़ा ज्यादा करंट चाहिए। सो इन दैट केस वी हैव एक मिनट रिड्यूस, हम कहाँ पे क्यू रिड्यूस करते हैं, क्यू बढ़ाते हैं, उधर का रीजन दिया है, देखो द वोल्टेज ऑफ पावर जनरेटेड, द वोल्टेज ऑफ पावर जनरेटेड दिख रहा है हियर, the voltage of power generated at the generating station is first raised from 11 kilovolt to 132 kilovolt to reduce the loss of energy in transmission due to heating of line wires and then is transmitted to the grid substation। तो वो to reduce the लिखा है ना, उसको अंडरलाइन कर दो, Q हम बढ़ा रहे हैं, raised first raised from 11 kilovolt to 130 जा सकता है ना, हाँ हाँ, कि क्यों बढ़ा रहे हैं, they might ask you why you step up या why do you increase, हाँ, to reduce loss of energy in transmission। full ये तो याद था क्या पूरा? नहीं, ये लाइन जिधर तक एंड हो रहा है, ठीक है। At the grid station, its voltage is reduced from 132, तो at grid station में हम कम कर रहे हैं, reduced from 132 kilovolt
to 33 volt kilovolt. Before it is sent to main substation where its voltage is further reduced to, तो मेन सबस्टेशन में क्या हो जाता है, फिर से काम करते हैं। अब ये जो है ये कहाँ पे जाएगा हमारा, हैवी मशीन्स वाले इंडस्ट्री, हैवी मशीन इंडस्ट्रीज में ये वाला यूज हो जाएगा। विंडमिल हैवी है, विंडमिल में तो प्रोड्यूस होता है, ये यूज कहाँ पे रहते हैं, कंपनीज में जहाँ पे लॉन्ड्री ऐसे सारे बड़े बड़े जो भी कंपनीज रहते हैं वहां पे ये 33 किलो, और फिर मेन सबस्टेशन में फिर से वो रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 33 किलो वोल्ट टू 11 किलो वोल्ट। ये जो छोटे जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज रहते हैं उसके लिए यूज हो जाता है, ठीक है। एंड अगेन फ्रॉम 11 किलो वोल्ट टू 220 वोल्ट में अपने सिटी सबस्टेशन में रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारे घर में हमको कितना चाहिए, 220 वोल्ट। सो एट सिटी सबस्टेशन में 11 किलो वोल्ट टू 220 वोल्ट में रिड्यूस हो जाएगा, जो हमारे घर में आता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू गेट एट योर हाउस बिफोर इट इज सप्लाइड टू द कंज्यूमर। तो सबसे बड़ा हाउस होता है तो, हाँ बड़ा हाउस होता है तो भी 220 का ही आता है। हम लोग मशीन इतने बड़े तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, घर कितना भी बड़ा हो, ये जो इंडस्ट्रीज है उन लोग वैसे बड़ी मशीन्स यूज करते हैं, फर्नेस यूज करते हैं, वैसे सब जब बड़े बड़े मशीन्स यूज करते हैं हाई पावर वाले, उधर ये अभी स्टॉप। तो पहले सबसे पहले पावर स्टेशन में 11 किलो वोल्ट का जनरेट होता है, ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग 132 किलो वोल्ट को अप स्टेप करते हैं, उसको स्टेप अप करते हैं। फिर यहाँ पे क्यों स्टेप अप करते हैं, टू रिड्यूस लॉस ऑफ पावर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। फिर वहां से ग्रिड स्टेशन में 132 से, हाँ, सो 132 किलोवोल्ट से 333 किलोवोल्ट में रिड्यूस करते हैं, बिकॉज ये जाएंगे हमारे हैवी मशीन इंडस्ट्रीज में। फ्रॉम हैवी मशीन वहां से मेन सब स्टेशन में जा रहा है, अगेन वी विल स्टेप डाउन टू 11 किलोवोल्ट। 11 किलोवोल्ट वाला हम लोग जाएंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, और फिर वापस 11 किलोवोल्ट हमारे घर में आ जाता है 220 वोल्ट। 220